चलिए, नमस्कार। नमस्कार राकेश जी। डॉक्टर राकेश नमस्कार प्रकाश नमस्कार। सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ हैं और बिहार से हैं और काफ़ी खुश भी आज नज़र आ रहे हैं क्योंकि बिहार में एक बार फिर से नीतीश कुमार, एक बार फिर से रविवार को इतने दिन से हम कह रहे थे खेला होगा और सब कह रहे थे, "अरे नहीं-नहीं आप कुछ भी क्रिएट करते रहते हैं।" अरे हम क्या क्रिएट करेंगे? क्रिएट करने वाला तो वो है और उसने 30 दिन पहले की अच्छा राकेश जी अभी ये सबसे बड़ी खबर तो यही है कि नीतीश कुमार ने इस्तीफ़ा दे दिया है। और हाँ जी। 9वीं बार जो है शपथ लेंगे। बस मुझे लगता है उनके पास इतना की टाइम है कि इस्तीफ़ा दिया है, घर जाके थोड़ा चेंज-वेंज करेंगे, थोड़ा फ्रेश होके आके फिर अपना शपथ ले लेंगे। इतना की टाइम है, वो बड़े जल्दी-जल्दी में टी20 वाला गेम खेलते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि दुनिया जो कहे सो कहे, मुझे लगता है इस चीज़ का जो बेस बना था कि उन्होंने आना है वापस एनडीए में। ये आज से ये 3 और 1 4 महीने पहले मुझे लगता है जब जी20 हुआ था और उस डिनर में वो गए थे, हमने तब बड़ी तस्वीरें दिखाई थी उनकी पीएम के साथ हँसी-खुशी से। तो लग रहा था कि नीतीश कुमार एक बार फिर से बिहार में कुछ खेला करने वाले हैं और लालू जी को भी शायद उसी दिन से शक होगा पर कुछ कर नहीं पाए। तो सबसे पहले तो मैं एज़ ए बिहार सिटी आप क्योंकि बिहार के रहने वाले हैं, तो आपकी प्रतिक्रिया बड़ी इम्पोर्टेंट है आज। देखिए, नीतीश कुमार ने जो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया है, या नीतीश कुमार ने जो पाला बदला है, या एक नई करवट ली है, या आरजेडी के साथ जो अपना गठबंधन, जो महागठबंधन था, उससे किनारा किया है, तो जी, उसके कई मायने हैं। एक तो जो सीधे-सीधे आरजेडी से जुड़ा हुआ है, दूसरा बिहार की राजनीति से जुड़ा हुआ है, तीसरा एनडीए के साथ जो नया गठबंधन हुआ है, उससे जुड़ा हुआ है, और चौथा इंडी गठबंधन से जुड़ा हुआ है। और पांचवा, इस पूरे बदलाव का राष्ट्रीय राजनीति पे क्या असर पड़ेगा। और छठा, कि विपक्ष इस सुनामी वाले कदम के बाद अब कैसे संभलेगा या कैसे खुद को संभालेगा। क्योंकि इस पूरे मामले में जिस तरीके से जो तस्वीर उभर कर सामने आ रही है, वो तस्वीर जो है वो कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। तस्वीर यह है कि नीतीश कुमार अब जिस विपक्ष की कमान संभालने की बात कर रहे थे, जिस विपक्ष के साथ वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक बड़ा व्यापक और राष्ट्रीय स्तर पे मोर्चा बनाने के तैयारी कर रहे थे और उसके सूत्रधार के रूप में उन्होंने भूमिका निभाई थी। अब वही सूत्रधार जो है वो एनडीए के खेमे में जा मिला है। वही सूत्रधार जो है जो कल तक बीजेपी के खिलाफ रणनीति बनाता था, अब वही सूत्रधार जो है वो बीजेपी के साथ मिल गया है। यानी कि जो विपक्ष की राजनीति है, अब वो विपक्ष की राजनीति जो है वो एकदम से चरमरा गई है। यानी कि विपक्ष का जो अगुवा था, विपक्ष का जिसने कहते हैं ना कि विपक्षी अ, राजनीति की जिसने कमान संभाल रखी थी या कमान संभालने की पुरजोर कोशिश कर रहा था, वही योद्धा जो है सियासत में पाला बदलकर अब यूपीए से, या यूं कहें कि इंडी गठबंधन से, वो अब एनडीए में जा चुका है। तो ये राष्ट्रीय राजनीति में ये एक बहुत बड़ा बदलाव है और इसके संकेत हमें शुरुआत से मिल रहे थे। जैसा आपने बताया कि जब जी20 की बैठक हो रही थी, उस समय से ही ये संकेत मिलने शुरू हो गए थे कि तमाम विरोध के बावजूद नीतीश कुमार उस बैठक में पहुंच गए थे। और बैठक में पहुंचने का ही सवाल नहीं था, बैठक के बाद जो तस्वीरें निकलकर सामने आई उस बैठक की, उसमें जो फेशियल एक्सप्रेशन थे, उसमें जो हाव भाव थे, उसमें जो बॉडी लैंग्वेज था, वो अपने आप में बहुत कुछ कह रहा था कि नीतीश कुमार का मन जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो एनडीए के साथ मिला हुआ है। लाख कोशिश करने के बावजूद भी जो नीतीश कुमार है वो एनडीए से अपना मुंह जो है वो छोड़ नहीं पा रहे हैं। उनको ये लगता है कि कहीं ना कहीं एनडीए जो है वो उनके अंदर बैठा हुआ है, उनके मन में बैठा हुआ है, उनके दिल में बैठा हुआ है। और इसलिए तमाम मना करने के बावजूद भी वो एनडीए के साथ कोई ना कोई सिरा पकड़ कर रखना चाहते थे। आपने देखा होगा जब नए लोकसभा भवन का अ, संसद भवन का जब उद्घाटन हुआ था, उस समय भी तमाम विरोध के स्वर उठे थे, पूरे विपक्ष ने उसका बॉयकॉट किया था, लेकिन अकेले नीतीश कुमार थे जिनके दल के एक बड़े नेता हरिवंश जो है वो उस पूरे कार्यक्रम में शामिल हुए थे। तो नीतीश कुमार हमेशा से एनडीए में अपनी पहुंच और एनडीए में अपने संबंध दोनों को लेकर के काफी सावधानी बरत रहे थे, काफी
उन्होंने एहतियात बरती थी और कभी भी खुल करके वो बोलते तो थे, लेकिन कभी भी खुल करके उन्होंने पीएम मोदी का मुखर विरोध नहीं किया, कभी भी बीजेपी पर वैसे कटाक्ष नहीं किए, यानी कि उन्होंने एक न एक खिड़की एनडीए के लिए हमेशा खोल रखी थी और उसके जरिए वो मौके का इंतजार कर रहे थे कि कब वो उचित समय आएगा जब वो इस खिड़की के जरिए एनडीए को इशारा करेंगे या एनडीए को कोई ना कोई संदेश भेजेंगे। राकेश जी, हम भी जो कल डिस्कशन कर रहे थे और हमने कहा था कि कहीं ना कहीं इसका ठीकरा कांग्रेस के सिर फोड़ा जाएगा, तो शाम होते होते केसी त्यागी का फोन आ गया था। उनका बयान आया था वहां पर और केसी त्यागी ने उस बयान में कहा था कि सब कांग्रेस की वजह से हुआ है, बहुत अपमानित किया है नीतीश कुमार को। और आई थिंक कांग्रेस पार्टी ने जितना डिले किया है, अब ऐसी स्थिति आ जाए कि खड़गे साहब फोन करें और दिल्ली के तमाम बड़े नेता फोन करें और नीतीश कुमार फोन ना उठाए, तो कितना उन्होंने अपने मन में इस अपमान को लगाया होगा नीतीश कुमार ने, जो इतने दिनों से वो सह रहे थे। उनके मुताबिक, अकॉर्डिंग टू हिम, अकॉर्डिंग टू देखिए जेडीयू, नीतीश कुमार एक अपमान सह रहे थे। देखिए नीतीश कुमार, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि इंडी गठबंधन की शुरुआत या इंडी गठबंधन की बुनियाद अगर किसी ने रखी तो उसमें दो लोगों का नाम आता है, एक नीतीश कुमार और दूसरा केसीआर। इन दोनों नेताओं ने पहली बार जो है वो इस दिशा में कदम बढ़ाए थे और उसके ठीक बाद केसीआर ने अपनी पार्टी का नाम बदल के टीआरएस से बीआरएस कर दिया था। टीआरएस कर लिया था, ठीक है, लेकिन उसके बाद जो मुलाकातों का सिलसिला शुरू हुआ उसमें केसीआर और नीतीश कुमार के बीच कुछ अनबन हुई या कुछ बात ऐसी हुई जिसके बाद केसीआर किनारे हो गए, बच गए नीतीश कुमार। तो नीतीश कुमार ने उसके बाद देश के तमाम नेताओं को गोलबंद करना शुरू किया, देश के तमाम नेताओं को एकजुट करना शुरू किया और इंडी गठबंधन की बुनियाद को मजबूत करने की कोशिश की। लेकिन जो सपने थे, जो इरादे थे, जो मकसद था उस इंडी गठबंधन के पीछे, वो ये था कि नीतीश कुमार इंडी गठबंधन को आधार बना करके राष्ट्रीय राजनीति पे अपनी पहचान स्थापित करना चाहते थे। लेकिन नीतीश कुमार की राह में कांग्रेस रोड़ा बनकर खड़ी हो गई। कांग्रेस ने नीतीश कुमार के अरमानों को कुचल कर रख दिया या यूं कहें कि उनके अरमानों पर पानी फेर दिया। नीतीश कुमार की हर कोशिश कांग्रेस ने एक एक करके नाकाम कर दी। नीतीश कुमार इस इंडी गठबंधन को लेकर के बहुत गंभीर प्रयास कर रहे थे, नेताओं को एकजुट कर रहे थे, बैठकों का सिलसिला शुरू कर रहे थे, आगे की रणनीति पे काम करना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस ने उसी समय विधानसभा चुनाव का हवाला देते हुए पूरे मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया। तो ये जो सवाल है और इस सवाल के जो कई सारे पहलू हैं और उस सवाल का जो कहते हैं ना कि साइड इफेक्ट है, वो बहुत बड़ा है। नीतीश कुमार इस बात को भली भांति जानते हैं कि उनके पास वक्त नहीं है। नीतीश कुमार भली भांति जानते हैं कि वो उम्र के अपने आखिरी राजनीतिक पारी के पड़ाव पे हैं। तो ऐसे में सब कुछ समझते जानते हुए नीतीश कुमार वक्त की नब्ज को पहचानते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। नीतीश कुमार ने वक्त के साथ चलने की पूरी कोशिश की, विपक्ष की राजनीति को एकजुट करने की पूरी कोशिश की, विपक्ष को साथ लेकर चलने की पूरी कोशिश की, लेकिन नीतीश कुमार के सारे प्लान की हवा निकाल दी कांग्रेस ने। और इसीलिए ये जो केसी त्यागी का बयान आया है वो इसी बात को दर्शाता है कि नीतीश कुमार इस बात से बेहद खफा है कि अगर किसी एक ने नीतीश कुमार की योजना को धाराशायी कर दिया, किसी एक ने नीतीश कुमार की जो कोशिशें थी उस पर कुठाराघात किया, तो वो कांग्रेस थी। ये वही कांग्रेस है जब नीतीश कुमार जी तोड़ कोशिश कर रहे थे और कांग्रेस टाल मटोल की नीति अपना रही थी। नीतीश कुमार बैठकों का आयोजन करने में जुटे थे, नीतीश कुमार नेताओं को एकजुट कर रहे थे और कांग्रेस इस पूरे कवायद में आराम से सो रही थी। और जब दबाव ज्यादा बढ़ा और जब कांग्रेस को लेकर सवाल खड़े होने लगे कि आखिर कांग्रेस इस तरीके का रुख क्यों अख्तियार कर रही है, तो कांग्रेस ने बजाय कुछ कहने के इसको सीधे सीधे जो 4 राज्यों में चुनाव थे उनसे जोड़ करके और इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। तो ये सारी वो वजह है जिसको लेकर के जो है नीतीश कुमार काफी तिलमिला गए थे, क्योंकि नीतीश कुमार वक्त के साथ आगे बढ़ना चाह रहे थे। नीतीश कुमार के पास वक्त नहीं था, वक्त निकलता जा रहा था, फैसले बहुत सारे लेने थे, रणनीति बनानी थी और कार्य योजना बनानी थी और उसके हिसाब से फिर आगे बढ़ना था, लेकिन समय ही नहीं था। नीतीश कुमार ने इस चीज को लेकर के कई बार कोशिश की और आखिर में जब फिर भी बात नहीं बनी तो नीतीश कुमार ने कहा कि एक मौका और लेते हैं,
एक जोखिम और लेते हैं, और उस जोखिम और मौके को उठाते हुए उन्होंने एक बार फिर से इंडी गठबंधन में जान फूंकने की कोशिश की। लेकिन तब कांग्रेस ने खड़गे का नाम आगे कर दिया और खड़गे को इंडी गठबंधन का सर्वे सर्वा, और नीतीश कुमार को खड़गे के अंदर, जो कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं, तो उनके कन्वीनर अंदर जो बना है संयोजक का पद ऑफर किया कहा गया, बना कहा नहीं तो दिया ये भी गया। जा रहा है राकेश जी, कहा तो ये भी जा रहा है कि पिछले महीने या पिछले साल की बात करें तो जेडीयू के कुछ विधायकों की अलग से बैठक हुई थी, सूत्र ऐसा बताते हैं, जिससे नीतीश कुमार के कान खड़े हुए थे पार्टी लाइन से हटकर, जिसमें कि ललन सिंह का नाम भी चल रहा था। वो कितनी बात सच है भगवान जाने, लेकिन तभी से नीतीश कुमार अलर्ट मोड पर हो गए थे और तभी से उनको लग रहा था कि पार्टी बचानी है, सरकार बचानी है, तो ये सब करना होगा। दूसरा ये भी खबर थी कि जेडीयू की सरकार होते हुए भी किसी भी जेडीयू नेता या मंत्री की कोई चलती नहीं थी। प्रशासनिक तौर पे एक सिग्नेचर कराना, एक काम कराना भी मुश्किल था, चलती थी तो सिर्फ आरजेडी की। ये भी अंदर खाते खबर थी। और क्योंकि सीएम नीतीश कुमार हैं, लेकिन चल सिर्फ रही थी आरजेडी की, तो कोई भी फैसले थे, कुछ भी चीजें होती, तो निश्चित तौर पर उसका पूरा इल्जाम नीतीश कुमार पर ही आता, क्योंकि सरकार के मुखिया वो थे। दूसरा, जिस तरह से आरजेडी के नेताओं ने हिंदू धर्म का अपमान किया, राम का विरोध किया, जिस तरह से अपमान किया, उनके अशिक्षा मंत्री जो थे, शिक्षा मंत्री तो उनको कभी नहीं कहा जा सकता, अब जो भूतपूर्व हो गए हैं, भूतपूर्व अशिक्षा मंत्री थे, उन्होंने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। वो भी इनको बेचैन की हुई थी और कहीं ना कहीं इंटरनल सर्वे जरूर कराया होगा जेडीयू ने कि अगर हम आरजेडी के साथ जाते हैं तो क्या सीट रहती है हमारी लोकसभा में, क्या हमें नतीजा देखने को मिलेगा। और दूसरा क्वेश्चन भी रहा होगा कि अगर यही जेडीयू प्रेजेंट में जाती है बीजेपी के साथ या एनडी के साथ तो क्या स्थिति रहेगी। भले ही लड़ने के लिए सीट कम मिले, लेकिन वो सीट पूरी जीत जाए, वहां भले ही लड़ने के लिए सीट ज्यादा मिले, सीट हार जाए तो क्या होगा। उसके बाद एक बड़ी हलचल उसके विषय में भी मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो अभी रह रह के खबरें आ रही हैं कि टूट आरजेडी और कांग्रेस में भी संभव है बिहार में। उनके भी कई कहा जा रहा है कि एमएलए के फोन स्विच ऑफ हैं, कई किसी के संपर्क में हैं, तो इसकी कितनी संभावना लग रही है आपको? देखिए, इसमें जो संभावना, इसे क्या कहें, इसे एक तरीके से हम मान के चलते हैं कि राजनीति में कुछ भी जो है वो कहना बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, कहते हैं कि जब सियासत में इस तरीके से राजनीति टर्न ले रही हो, जिस तरीके से कहते हैं कि नई पिच पर जो है वो बॉल स्विंग लेती है और पिच जब टूट जाती है तो उस पे जो है फिरकी गेंदबाज अपना कमाल दिखाते हैं। कुछ उसी तरीके से अभी फिलहाल जो है वो बिहार की राजनीति है। यहाँ पे जो है वो गेंद जो है वो किस ओर मुड़ेगी, नेताओं का रुख किस ओर जाएगा, किस तरीके से जो है वो सरकार बन रही है, बिगड़ रही है, नेता पाले बदल रहे हैं, पार्टियां ये कभी इस खे में होती हैं, कभी उस खे में होती हैं। तो ये पूरा जो प्रक्रम है, इस पूरे प्रक्रम में अभी कोई भी अनुमान लगाना बड़ा मुश्किल है। बहुत, हम्म क्योंकि हर कोई जो है गुप्त बैठ के कर रहा है। हर कोई जो है वो एक दूसरे के साथ साठगांठ कर रहा है। हर कोई एक दूसरे को टटोलने में लगा है। हर कोई एक दूसरे की एक दूसरे के अंदर खाने में झांकने की कोशिश कर रहा है, और इसमें खरीद फरोख्त की भी बातें चल रही हैं। इसमें हम्म एक दूसरे को तोड़ने और एक से तोड़ के दूसरे में जोड़ने की बातें चल रही हैं। अभी जो सबसे ज्यादा चर्चा है वो निर्दलियों को लेकर के है कि कौन कहाँ कितना में आ सकता है, जा सकता है, कैसे। तो तमाम तरह की जो उठापटक है वो अभी जारी है, एक लेकिन चर्चा इस ये भी है उठापटक राकेश जी कि बीजेपी ये चाहती है कि अब नीतीश कुमार को दोबारा पलटने योग्य न छोड़ा जाए। उसके लिए अगर मान लीजिए निर्दलीय या जिनकी आप बात कर रहे हैं या कुछ विधायक इधर उधर से आते हैं और बीजेपी का आंकड़ा 100 पार चले जाता है, तो अगली बार को विधानसभा चुनाव से पहले पहले अगर नीतीश कुमार पलटना भी चाहें तो पलट नहीं पाएंगे, क्योंकि आंकड़ा ही पूरा नहीं होगा, आरजेडी के साथ मिलकर भी नहीं होगा। ये भी एक थ्योरी चल रही है कि इस तरह की भी सोच है। और आज तो सुबह एक पेज फंस भी गया था, पहले आप वाला। बीजेपी ने कहा पहले आप इस्तीफा दे के आइए फिर समर्थन पत्र देंगे, और जेडीयू ने कहा कि पहले समर्थन पत्र दीजिए फिर इस्तीफा देंगे। फिर उसके बाद दोनों दलों की अलग अलग बैठक शुरू हो गई, और बैठक के बाद फिर तुरंत 10:30 के करीब ये खबर आई कि नीतीश कुमार ने एक भावुक भाषण विधायक दल की बैठक में देने के बाद तय कर लिया कि वो इस्तीफा देने जा रहे हैं। और उसके बाद ये भी खबर आई कि उनके किसी बड़े बीजेपी नेता से दिल्ली में फोन पर बात हुई है, यानी आश्वासन वहां से आया होगा।
तो कुल मिला के इस बार बीजेपी भी इतना ढील देने की उसमें नहीं थी तैयारी में, क्योंकि बीजेपी के अपने जो साथी दल हैं, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो या पासवान हो, चिराग पासवान हो, वो पहले बहुत सहज नहीं थे। फिर उनको सेंट्रल लीडरशिप ने सहज करवाया कि उनको बताया गया होगा कि बड़ा काम इस वक्त क्या है, बड़ी चीज इस वक्त क्या है। बड़ी चीज इस वक्त है कि नीतीश कुमार अगर बिहार में उनका साथ देते हैं एनडीए का, तो एक तो सीट बढ़ जाएंगी, फिर वही 40 में से 39 वाला खेल हो सकता है। दूसरा, इंडी गठबंधन स्वयंभू तरीके से खत्म होता दिखेगा, क्योंकि जो बनाने वाला था जब वही नहीं रहा, तो फिर उस गठबंधन का औचित्य क्या रह गया, मतलब क्या रह गया। और ये देखिए आप कि कितने समय से ये चीज हुई है। राहुल गांधी को अपनी यात्रा में बंगाल में भी कह रहे हैं कि बड़ी मुश्किलें झेलनी पड़ रही है, कहीं रैली की इजाजत नहीं मिल रही है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। और अब तो बिहार में घुसने वाले हैं 2 दिन बाद। यहाँ तो पासा ही पलट गया। कहाँ यहाँ स्वागत होना था और कहाँ यहाँ पर अब आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या करना पड़ेगा भाई। वही गुजरात में भी दिखेगा हमें कि किस तरीके से और कुछ विधायक जो खबरें चल रही हैं मीडिया में, कांग्रेस के छोड़कर बीजेपी में जा सकते हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये पूरा घटनाक्रम, जैसे वो कहते हैं ना कि इंडी गठबंधन वो बच्चे बनाते हैं ना, ताश के पत्ते जोड़ जोड़ के यूं एक वो पिरामिड सा बनाते हैं, और कोई धीरे से कोई फूंक भी मार दे तो वो पूरा गिर जाता है। तो यहाँ तो किसी ने फूंक भी नहीं मारी, ये फूंक भी खुद कांग्रेस की ही लगी है, क्योंकि कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी, इतना देश में आप राज कर चुके हो, इतना एक्सपीरियंस, इतने बड़े नेता है आपके पास, ये आप बस इतना बता दो कि आपके सिपा सलार कौन है आजकल 6 महीने से। जो भी सिपा सलार है, हम तो वही कह रहे हैं, जो भी सिपा सलार है आपका इस वक्त, बस वही आपको सब कुछ करवाने में लगा है। अब ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी के लिए तो कल से ही चल रहा था कि जहां जड़े, जहां जहां पैर पड़े संतन के, वहां वहां बंटा धार भी जा। जिस जिस स्टेट में न्याय यात्रा लेकर जा रहे हैं, वहां पर कोई विधायक छोड़कर जा रहा है, कोई छोड़ जाने से पहले ही छोड़ रहा है, कहीं सरकार ही गिर जा रही है, कहीं गठबंधन से कोई बाहर हो रहा है, कोई कह रहा है हम अकेले लड़ेंगे। और अब बात आती है ये कि सिपा सलार कौन है, क्योंकि कांग्रेस के एडवाइजर्स, देखिए अगर आपका एडवाइजर अच्छा हो ना तो आपको राइज करने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसे ही थोड़ा अमित शाह को लोग चाणक्य कहते हैं, ऐसे थोड़ा उनकी इतनी तारीफें होती हैं। वो इसलिए होती हैं क्योंकि वो वाकई भारतीय राजनीति के मौजूदा दौर के सबसे बड़े चाणक्य हैं। वो उनको पता है कि राजनीति कैसे करनी है और साफ सुथरे तरीके से करनी है। नहीं तो आज की डेट में अगर कोई किसी को कह दे भाई आप इस्तीफा दो, हम समर्थन पत्र बाद में देंगे, आज कोई नहीं विश्वास करता, खासकर राजनीति में तो कोई नहीं कर सकता। लेकिन बीजेपी की वो क्रेडिबिलिटी है, बीजेपी ने अपनी वो एक छवि बनाई है कि हम जो कहते हैं वो करेंगे। और अब तो ट्रेंड भी कर रहा है हर जगह, मोदी की गारंटी, तो शक सुबह की कोई बात नहीं रह जाती। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को अपने अंदर ही आत्ममंथन करने की जरूरत है, किसी पर उंगली उठाने की बजाय कि इन्होंने धोखा दिया, उन्होंने ऐसा कर दिया, उन्होंने वैसा किया। पहले आप ये देखिए आपको सलाह कौन दे रहा है। जो आपको सलाह दे रहा है बस आप फिर सचेत हो जाइए, क्योंकि सलाह इतनी अच्छी बैठ नहीं रही है। 3 राज्यों में जबरदस्त हार, उसके बाद इंडी गठबंधन का इतना बिखरना, मोतियों की तरह हर जो दल है वो अपनी बात कर रहा है। तो कहीं ना कहीं आज आप तारीख नोट कर लीजिए राकेश जी, 28 जनवरी 2024, आज एक साफ संदेश पूरे देश में चला गया दैट एनडीए इज वे अहेड देन द वीक इंडी अलायंस राइट नाउ। एनडीए बहुत आगे है, और वो 400 पार वाली जो बात है वो अब समझ आती है। लेकिन रुकिए, पिक्चर अभी बाकी है। अभी बीजेपी ने, एनडीए ने अपने पूरे पत्ते खोले ही कहाँ हैं। अभी जय श्री राम बोल के अभी तो फ्री हुए हैं जस्ट 22 तारीख को। अभी जब पूरे पत्ते खुल जाएंगे तब आप देखिए हर राजनीतिक विशेषज्ञ ये कहेगा कि हाँ ये 400 पार वाली बात सच नजर आ रही है, और वो धरातल पे होता दिख रहा है। देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं रोहित जी कि ये जो है बीजेपी ने बहुत जोरदार तरीके से चुनाव की तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है, और सभी राज्यों के लिए अपने पर्यवेक्षकों की जो लिस्ट है, राज्य के प्रभारियों की जो लिस्ट है, वो लिस्ट भी जारी कर दी है, और अलग अलग नेताओं को अलग अलग राज्य में चुनाव प्रबंधन की कमान सौंपी गई है। तो इस लिहाज से अगर देखें तो वाकई में बीजेपी जो है वो बहुत आगे है। लेकिन एक बात और भी है, वो ये है कि जो सीटों की जो शेयरिंग बिहार में होगी उसको लेके कुछ ना कुछ घमासान जरूर होगा, क्योंकि चिराग पासवान अपनी सीटें छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। ऊपर से जो कुशवाहा जी हैं या फिर जो हम पार्टी के जो नेता हैं, वो
भी सीट की डिमांड करेंगे और साथ में नीतीश कुमार की पार्टी है, तो इस बार कुछ न कुछ बिहार में सीटों के आवंटन को लेके कुछ न कुछ खबरें आपको ज़रूर सुनने को मिलेंगी। ये तो हुई एक बात। दूसरी बात ये कि नीतीश कुमार जिस तरीके से बिहार की राजनीति में लंबे समय से बने हुए हैं, मुख्यमंत्री की कुर्सी पे, तो ऐसे में क्या कुछ हो सकता है? बिहार के लिए क्या कुछ हो सकता है? बिहार की जनता को अब और क्या उम्मीदें हैं या बिहार में कितना काम होना चाहिए, कितना हुआ है? तो एक कहते हैं ना कि अगर चुनाव से ठीक पहले आपकी सरकार आ जाती है, तो आरजेडी को एक तरीके से हम बचाव का मौका दे देंगे या आरजेडी ये कह के बच सकती है कि राज्य में हमारी सरकार नहीं है, यानी कि आरजेडी को लोकसभा चुनाव में एंटी इनकम्बेंसी वाला फैक्टर जो है उसका सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, टेक्निकली मैं बात कर रहा हूँ। दूसरा ये कि जिस तरीके से जो है वो बीजेपी का अपना एक इतिहास रहा है सत्ता चलाने का, शासन चलाने का, सरकार बनाने का, तो बीजेपी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगी कि जितना जल्द अधिक से अधिक जनता के कल्याण से जुड़ी हुई जितने भी कार्यक्रम हैं, जितने भी योजनाएँ हैं, उन सबको तत्काल तौर पे लागू किया जाए। तो ये तो सरकार में आने के बाद बीजेपी का प्लान होगा। हालाँकि जो खबरें आ रही हैं, वो खबरें ये कह रही हैं कि आज शाम तक नीतीश कुमार शपथ ले लेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आपके सामने ये है रोहित जी कि आप सरकार बनाने के लिए कभी आप इस पाले होते हैं, कभी आप उस पाले होते हैं। तो जनता के बीच आपकी विश्वसनीयता क्या है? आप जनता के प्रति कितने उत्तरदायी हैं और आप अपने साझीदार के प्रति कितने वफादार हैं? और अगर आपने पिछली बार बीजेपी को छोड़ के आरजेडी का दामन थामा और फिर आरजेडी को छोड़ के फिर बीजेपी का दामन थाम रहे हैं, तो इस बात का क्या भरोसा कि वापस आप आरजेडी के साथ जाके बैठ जाएँ? बिल्कुल। और राकेश जी, सच बात ये है कि जेडीयू को मैंडेट यहां पर नहीं मिला था, तीसरे नंबर पे थी। मैंडेट मिला था नरेंद्र मोदी को। बीजेपी को मैंडेट मिला था बिहार में, साथ में जेडीयू कि आप सरकार चलाइए, फिर आप बीच हुँ, में ही छोड़ के दूसरी पार्टी के साथ चले गए। ये गलत है। यही हुआ महाराष्ट्र में, वहां पे शिवसेना को मैंडेट नहीं था, एनसीपी कांग्रेस को मैंडेट नहीं था, वहां पे बीजेपी शिवसेना को मैंडेट था, और उन्होंने लोगों के मैंडेट के साथ धोखा किया, चले गए दूसरी तरफ और बना ली सरकार। अब जबकि एक बार फिर से नीतीश कुमार को मौका मिला है ये गलती सुधारने का, कि मैंडेट तो हमें मिला था मोदी जी के साथ, हम उधर चले गए, अब फिर से वो एनडीए में वापस आए हैं, और उन्होंने जो बात कही है इस्तीफा देने के बाद, वो ये कही है कि हमें काम नहीं करने दिया जा रहा था। मैं काम करना चाहता था लेकिन आरजेडी मुझे काम नहीं करने दे रही थी, आरजेडी हर काम का क्रेडिट ले रही थी। तो कहीं ना कहीं इस बार उन्होंने सधे हुए शब्दों में जो प्रतिक्रिया दी है, क्योंकि आपको कोई गठबंधन छोड़ना है तो आपको कंप्लेंट तो करनी है, आपको बेस भी चाहिए, लेकिन तीखे हमले व्यक्तिगत ना होकर, तीखे हमले जैसे पिछली बार उन्होंने कह दिया था मर भी जाएंगे लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, ऐसा हो जाए, ऐसा नहीं है। इस बार बड़ी सदी हुई प्रतिक्रिया दी और सरकार बनाने पर उन्होंने कहा इंतजार कीजिए। तो इस बार इतना स्मूथ, जैसे वो कहते हैं ना कि बहुत एकदम स्मूथली सब कुछ हो गया कि सुबह आए और शाम को शपथ ले ली, होना अब भी ऐसे ही है, लेकिन इस बार उनको बीजेपी की शर्तों के हिसाब से चलना होगा, जो वो चलते दिखाई दे भी रहे हैं हाल की घड़ी में। देखिए बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जिस तरीके से जो नीतीश कुमार का जो अपना एक वे ऑफ वर्किंग है, जिस तरीके से वो काम करते हैं कि उनकी जो दूरदर्शिता है, मैं ये कहूँगा कि जिस तरीके से वो बार-बार पाला बदल रहे हैं, कुछ लोग उसको कुर्सी का नाम दे रहे हैं, कुछ लोग सत्ता का नाम दे रहे हैं, कुछ लोग जो है सो पलटू मार के हर आदमी अपने-अपने शब्दों में अपने-अपने बातों को रख रहा है। लेकिन मुझे उसमें एक कारण ये भी लगता है कि नीतीश कुमार बदलते वक़्त के साथ जो है, वो बदलना जानते हैं या वक़्त के साथ आगे बढ़ना हम्म, जानते हैं। और इसीलिए नीतीश कुमार लंबे समय से मुख्यमंत्री है, हम्म। इसीलिए नीतीश कुमार जो है कम सीटों के बावजूद भी मुख्यमंत्री हैं। तो ये एक जो बात मुझे समझ में आ रही है। दूसरी ये कि नीतीश कुमार के इस कदम से विपक्ष की राजनीति खत्म हो गई। ये खत्म, देखिए ना, इंडी जाति जनगणना इंडी वाला कार्ड जो उन्होंने चला था, वो कार्ड अब चला था उन्होंने एज ए इंडी गठबंधन का हिस्सा रहते हुए, महागठबंधन का हिस्सा रहते हुए। हालांकि बीजेपी ने उसकी पूरी काट ढूंढ ली थी। बीजेपी ने चाहे कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया हो, या अपने तौर पे जिस तरीके से उन्होंने डिफरेंट राज्यों के सीएम बनाए हो, बीजेपी ने पूरी काट कर दी थी। लेकिन कहते हैं ना, हल्का 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 घास अभी भी थोड़ा सा रह गया था पिच पे, तो बीजेपी ने उस पर बुलडोजर ही चला दिया। मतलब जिन्होंने जाति जनगणना कराई उसको ही उठा के अपने अब दल में ले आए, कहानी खत्म हो गई।
अब वो तो फैक्टर एनडीए के लिए काम करेगा, इंडी के लिए तो फैक्टर ही गायब हो गया वो। नहीं वो ठीक है, आपकी बात मानता हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि नीतीश कुमार के आने के बाद बीजेपी को क्या फायदा होगा, सबसे बड़ा सवाल ये है। और सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि नीतीश कुमार अगर बीजेपी के साथ आते हैं तो नीतीश कुमार को क्या फायदा होगा? क्या ये फायदा सिर्फ और सिर्फ लोकसभा चुनाव तक सीमित है, या विधानसभा चुनाव तक सीमित है, या उसके आगे भी है? क्योंकि नीतीश कुमार का ये कोई भरोसा नहीं कि वो कितने दिनों तक एनडीए में रहेंगे, या कितने दिनों तक वापस जो है सो कितने दिनों के बाद वो आरजेडी में चले जाएंगे, क्योंकि नीतीश कुमार को ये बात अच्छी तरीके से समझ में आती है कि राकेश जी, जहां एक और उनका। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है सूत्रों के जी हवाले से, वो जी। ये कि इस बार जब आप डिप्टी सीएम का नाम देखेंगे तो चौंक जाएंगे, क्योंकि वो नाम चिराग पासवान का भी हो सकता है। ऐसी खबरें चलनी शुरू हो गई हैं, ये सूत्रों के हवाले से खबर है। बीजेपी इज वेरी क्लियर कट, वो एक पूरे देश में फैली सबसे बड़ी पार्टी है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। उन्होंने क्या किया महाराष्ट्र में, जिस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जब शिंदे के साथ सरकार बनाई मिलके, आप यकीन मानिए मैं भी उस वक्त एक सिस्टम पे बैठा था और टाइप कर ही रहा था कि देवेंद्र फडणवीस होंगे महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री। जैसे देवेंद्र फडणवीस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बोला कि शिंदे साहब होंगे मुख्यमंत्री, मुझे डिलीट तो करना ही पड़ा जो मैं लिख रहा था, लेकिन वहां से समझ आया कि बीजेपी की राजनीति वो ऊपर ऊपर वाली राजनीति नहीं है, वो रूट से चलती है। तो यहाँ भी बीजेपी को कोई, इतने स्टेट्स में मुख्यमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको कोई एक डिप्टी सीएम की कोई चाहत नहीं है, उनको कैसे सत्ता चलानी है आता है वो सरकार चलाना। तो ये जो एक खबर आ रही है छन छन के कि डिप्टी सीएम का नाम चौंकाने वाला हो सकता है, और हो सकता है वो चिराग पासवान हो, ये जो सूत्रों के हवाले से खबर है। और अगर ऐसा हुआ तो ये बहुत बड़ा एक वो होगा फैसला। देखिए ये जो फैसला है ये बहुत सोची समझी हुई सोशल इंजीनियरिंग का पार्ट है। आप हम्म समझ रहे हैं, समाज के हर तबकों को उचित प्रतिनिधित्व मिले, और खास तौर से जो पिछड़ा वर्ग है, जिसके हम्म वोट हर जगह सबसे ज्यादा हैं, हम्म तो उसको तवज्जो मिले, इसको ध्यान में रख करके मोदी जी का ये प्लान हो सकता है। तो ये एक अच्छी कदम है, इसमें कहीं कोई और सबसे बड़ी बात ये है राकेश जी, अभी चिराग पासवान जेपी नड्डा के साथ इकट्ठे जो है पटना पहुंचने वाले हैं, दोनों इकट्ठे आ रहे हैं, ये एक हाँ संकेत ये बात ये बात काफी गौर करने वाली है और कि दूसरा, चिराग पासवान की जो पकड़ है इस वक्त बिहार की राजनीति में, खासकर युवाओं पे, और खासकर तब जब चिराग पासवान पूरी तरह जीरो हो गए थे अपने पिता के बाद, पार्टी टूट गई थी, कोई बेस नहीं था, लेकिन वहां से चिराग पासवान उठकर खुद खड़े हुए, और किस रूप में खड़े हुए, पीएम मोदी के हनुमान के रूप में खड़े हुए। उन्होंने कहा कि जो रोल हनुमान जी का राम जी के लिए रहा था, वही मेरा रोल पीएम मोदी के लिए रहेगा, और जो वो कहेंगे मैं वही करूंगा। और हुआ, और उनकी वजह से ही बिहार में अगर 45 पर सिमटे हैं नीतीश कुमार, तो बहुत बड़ा रोल रहा उनका, उनकी पार्टी ने बहुत डेट किया। और इस बार मोदी जी ने भी स्पष्ट संकेत दे दिया था कि भाई चिराग पासवान के बिना बात नहीं बनी, वो रहेंगे हमारे साथ। मतलब यहां ये भी शो होता है कि बीजेपी अपॉर्चुनिटीज नहीं है कि आज इनका यूज हो गया तो थ्रो कर दो, आज देखिए उसका यूज बीजेपी तो साथ बी, रखना जानते हैं। देखिए बीजेपी जो है वो राम की नीति पे काम करती है। जो हम्म भगवान राम की जो कहते हैं ना, राम राज्य की जो बात हम लोग करते हैं, तो उस राम राज्य की जो एक झलक है वो हमें बीजेपी के रणनीति में दिखती है। और इसीलिए अगर वो बिहार में सत्ता में अगर शामिल हो रही है तो वो खुद नहीं शामिल हो रही है, वो हम्म खुद एक निर्देशक की भूमिका में है, कमान नीतीश कुमार को दिया है। ठीक वैसे हम्म ही जैसे भगवान राम जो है वो आगे गए तो उन्होंने सुग्रीव को राजा बनाया, हम्म आप समझ रहे हैं, उन्होंने हम्म विभीषण को राजा बनाया, हम्म उन्होंने केवट को गले लगाया, हम्म आप समझ रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं वो बीजेपी की रणनीति में कहीं ना कहीं दिखती है। और आप जैसा कि बता रहे हैं, अगर ये सच है तो फिर मुझे लगता है कि अगर चिराग पासवान को अगर उप मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो ये उसी का एक असर होगा कि सबको साथ लेके चलो, सबको सबको विकास साथ, के। हाँ युवाओं को कमान। हाँ हाँ। तो ये और ये जिस तरह की दोस्ती रामविलास पासवान की बीजेपी नेताओं से, पीएम मोदी से रही है, उसका भी पूरा वो दायित्व निभाती नजर आ रही है बीजेपी। और ऐसा नहीं है कि चिराग पासवान को अकेले छोड़ दिया पार्टी टूट के बाद, या किसी तरीके से हाशिए पे रख दिया।
ऐसा नहीं किया। ये सबसे अच्छी बात है। मैं कहूंगा राजनीति अपने तौर पे चलनी चाहिए, चलती है। राजनीति का मतलब ही है कि अपने तौर पे चीजों को करना, लेकिन उसके साथ साथ राजनीति में एक एथिक्स होना अगर हो, तो जो अभी दिखाई देता है बीजेपी राजनीति में एथिक्स दिखता है, इसीलिए लोग साथ चलते हैं। और अब ये सूत्रों के हवाले से जो बड़ी खबर आ रही है, सूत्र बताते हैं कि चिराग पासवान को उप मुख्यमंत्री के तौर पर बीजेपी वहां पर पेश कर सकती है। और ये एक बड़ा जो कह सकते हैं आप खबर है, क्योंकि फिर बीजेपी के पास एक उप मुख्यमंत्री रहेगा। अब वो रेणु देवी बनती हैं, अब वो सुशील कुमार मोदी बनते हैं, या तारकेश्वर जो पहले थे वो बनते हैं, ये भी देखना होगा। तारकिशोर तारकिशोर, अब तीनों में हाँ। से कौन बनता है? उसमें मुझे संभावना ज्यादा रेणु देवी की दिख रही है, हाँ क्योंकि देखिए, महिला। महिला उम्मीदवार है, महिलाओं की बात पीएम मोदी करते हैं, और साथ में पीएम मोदी जो है वो कहते हैं ना कि समाज का जो एक खास वर्ग है जो पिछड़ा हुआ है विकास के दौर में, तो चिराग पासवान उस वर्ग से आते हैं, साथ ही युवा हैं। तो ये दो चीजें चिराग पासवान के साथ बहुत ही पॉजिटिव है। और अगर चिराग पासवान बिहार में उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हैं, तो फिर इससे बिहार की राजनीति में एक बड़ा बदलाव आएगा, एक बड़ा संकेत और बड़ा संदेश राज्य की जनता के बीच जाएगा, और इसका असर राष्ट्रीय राजनीति पे भी पड़ेगा। इसका साफ-साफ मतलब ये है कि प्रधानमंत्री मोदी जो है, वो एक सोशल इंजीनियरिंग की रणनीति के तहत चिराग पासवान का जो है वो इस्तेमाल न सिर्फ बिहार की राजनीति में बल्कि राष्ट्रीय राजनीति में भी कर सकते हैं, क्योंकि चिराग पासवान के जरिए वो जो कहते हैं कि कुछ लोग तथाकथित तौर पे अपने आप को जो पिछड़ों का अगुवा मानते हैं, तो उसकी काट के तौर पर जो है प्रधानमंत्री ने चिराग पासवान को आगे लाने का ये फैसला किया है। और इसका असर जो है वो लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में, राज्य की राजनीति में, देश की राजनीति में, और इसके दूरगामी परिणाम होंगे। ये बात आप ध्यान कर लीजिएगा, निश्चित तौर क्योंकि पर। जिस और जिस राकेश जी, इसके दूरगामी परिणाम इसलिए भी होंगे क्योंकि एक तरफ नीतीश कुमार हैं जो कह रहे हैं इंडी गठबंधन ने मुझे अपमानित किया, और एक तरफ बीजेपी है अपने साथ जुड़े दलों को सम्मान दे रही है, जिसके 45 एमएलए उनको मुख्यमंत्री बना रही है, जिनके बहुत कम एमएलए हैं उनको उप मुख्यमंत्री के लिए हो सकता है प्रोजेक्ट कर दिया जाए। तो जिनके कम एमएलए हैं महाराष्ट्र में, उन शिंदे साहब को उन्होंने मुख्यमंत्री बना दिया वहां पर। तो बीजेपी ने, ये एक नई बीजेपी जो निकल के सामने आई है, जहां पे ये बताया कि हम अपने साथ जुड़े दल को अपमानित नहीं सम्मानित करेंगे, हम अपने ऊपर दर्जा देने की कोशिश करेंगे अपने बराबर। वो एक अच्छी रणनीति लग रही है। देखिए, बीजेपी की जो आप चिराग पासवान को उप मुख्यमंत्री बनाए जाने की जो आप चर्चा कर रहे हैं, या जो बात उभर कर या निकल कर सूत्रों के हवाले से आ रही है, अगर ऐसा होता है तो इसके पीछे बीजेपी की एक बड़ी रणनीति है कि बीजेपी समाज के उस वर्ग में अपनी पकड़ को और मजबूत करना चाहती है, जिस पर विपक्षी दल अक्सर अपना दावा करते हैं। यानी कि जी बीजेपी हमेशा से कमजोर तबकों को आगे बढ़ाने का काम करती है। बीजेपी हमेशा से समाज के पिछड़े वर्ग को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने की बात करती है। बीजेपी हमेशा से जो है वो समाज के उन लोगों के लिए काम करना चाहती है या काम करती रही है जिनको की सबसे ज्यादा जरूरत है विकास की। तो इसलिए सरकार में अगर उप मुख्यमंत्री के तौर पर चिराग पासवान को लाने की बात हो रही है, जो कि सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, तो इसका साफ-साफ मतलब है कि बीजेपी प्रदेश की राजनीति में जो एक बड़ा वर्ग है, जो पिछड़ा वर्ग है, या जो मुख्य धारा से कटा हुआ वर्ग है, उसको ये साफ-साफ संदेश देना चाह रही है कि हम आपके साथ हैं, बीजेपी आपके साथ है, और बीजेपी आपको साथ लेके, या बीजेपी पिछड़े तबकों को साथ लेके विकास के दौर में आगे बढ़ना चाहती है, और उनको उचित भागीदारी देना चाहती है। और इसलिए अपने नेताओं को दरकिनार करके समाज के उस खास वर्ग से आने वाले चिराग पासवान को राज्य में मुख्यमंत्री पद की कमान दे रही है। तो ये एक बड़ी खबर है, और इसका जो है वो सिर्फ और सिर्फ राज्य की राजनीति में नहीं, इसका राष्ट्रीय राजनीति पे व्यापक असर होगा। इसको बहुत ही कहते हैं ना गंभीरता से देखने की जरूरत है, और ये एक सोची समझी दूर की रणनीति का हिस्सा आप इसे कह सकते हैं। जी, चलिए, बिल्कुल सही कहा आपने, और बहुत शुक्रिया राकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हम इस पूरी खबर पे नजर बनाए रखेंगे और कोशिश करेंगे कि हम अपडेट देते रहे अपने दर्शकों को। आप भी जरूर कमेंट करके बताइए कि आप क्या सोचते हैं, क्योंकि यहाँ पर राजनीति और रणनीति की नई नई चीजें जो देखने के लिए मिल रही हैं, वो वाकई
देखने लायक है। मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो में। बहुत-बहुत शुक्रिया राकेश जी, बहुत शुक्रिया सभी दर्शकों का और आप कमेंट ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद ज़रूर दीजिए। बहुत-बहुत शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री राम। जय श्री राम।